हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये आज सेकंड लेक्चर है हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, नाम से पता लग रहा है फ्री फॉल मतलब जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या फिर एन अट्रैक्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू इट बाय द अर्थ सरफेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब क्या है? मतलब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है एंड ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो अगर फ्री फॉल को आपको कभी डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? whenever an object falls freely towards the surface of earth under the effect of gravity, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल। अब एक चीज बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर से नीचे गिर रहा है और अगर वो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है तो एक ही फोर्स उस पर लग रही है, तो टेक्निकली उसका तो मतलब सेम वेलोसिटी रहनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, फिर कांस्टेंट रहनी चाहिए एटलीस्ट। बट यहाँ पे क्या होती है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है एज द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस फ्रॉम द अपवर्ड्स डायरेक्शन टू द डाउनवर्ड्स, या फिर सरफेस पर जैसे जैसे आता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करती है? इंक्रीज कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है और हमें पता है जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो उस ऑब्जेक्ट को के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो बढ़ने लग जाएगी, राइट? बिकॉज डिस्टेंस कम हो रहा है। और अगर फोर्स बढ़ रही है दैट मीन्स क्या? एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, राइट? क्यों बढ़ रहा होगा? बिकॉज F इज इक्वल टू ma बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मास तो कांस्टेंट होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। समझिए मेरी बात। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी भी बोलते हैं। बेसिकली सब कुछ सेम है, ये भी एक एक्सेलरेशन ही, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। द ओनली थिंग इज इसका जो सिंबल है, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए फॉर एक्सेलरेशन हियर वी यूज स्मॉल जी टू डिनोट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बोला, जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसका जो फोर्स है, जो फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, वो बढ़ता रहता है बिकॉज जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ वो कम होता जा रहा है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इस एक्सेलरेशन को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इन द केस ऑफ फ्री फॉल। अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है तो इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। ये ग्रेविटी जो है हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रहती है। तो लिख लेते हैं कि ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? और उसके अलावा क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसके बारे में जानना? अब ये समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसको हम डिराइव कर लेते हैं एक बार। डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा है रिसेंटली पिछली ही क्लास में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब हमें पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन।
और जो एक्सेलरेशन है इस केस में हम वो क्या मान रहे हैं, क्योंकि फ्री फॉल के लिए हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने क्या किया m, और याद रखना है स्मॉल g है, स्मॉल g एंड कैपिटल G आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल g की वैल्यू अभी हम निकालने वाले हैं और कैपिटल G की वैल्यू हम निकाल चुके, किसने निकाली थी, हेनरी कैवेंडिश ने। क्या वैल्यू थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद रखना है ये चीजों को। तो m इंटू जी लिख दिया और यहाँ राइट हैंड साइड पे हम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, G(m1 m2 by d²। तो अपन क्या करेंगे, अब मान लो ये मास 1 जो गिर रहा है, मास वो भी तो कोई मास होगा ना, तो ये इनको काट दो, दोनों जगह पे आ रहे। तो स्मॉल g का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल G m/d²। तो ये है हमारे स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। एक चीज और ध्यान रखनी है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही अर्थ के सरफेस के पास है, मतलब सोच लो 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, इतनी बड़ी, और अगर 1 किलोमीटर दूर है कोई ऑब्जेक्ट, तो इनके सेंटर्स का सेपरेशन लगभग हम क्या बोलते हैं कि ये अर्थ का रेडियस ही 1 किलोमीटर क्या ही बढ़ा देगा उसके पूरे डी के अंदर। तो इन दैट केस अगर कोई ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोजली लोकेटेड ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इन दैट केस हम डी को रिप्लेस करके लिख देते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर। अर्थ का जो रेडियस वैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है, बट स्टिल याद रख लो 6.4 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, याद रहेगी ये चीज। तो ये आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, आर वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट is located very close to the surface of earth. All right, आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हमने स्मॉल g की वैल्यू को कैलकुलेट करने का ट्राई किया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कैपिटल G m/r²। ठीक है, इस केस में हम जो दूसरी बॉडी, ऑब्वियसली उसका तो मतलब कट ही गया ना, वो ऊपर से हमने ये काट दिया था एक मास, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा था वो। तो हमारे पास यहाँ पे जो मास बचता है, दिस इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि हम जो फोर्स इज इक्वल टू mg लिख रहे थे वो बॉडी के लिए लिख रहे थे, तो बॉडी जो है उसका मास इधर से भी कट गया, और जो अट्रैक्शन है वो किसके बीच में हो रहा था, बॉडी और अर्थ के बीच में। तो बॉडी का मास तो कैंसिल आउट हो गया फ्रॉम राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बट अर्थ का मास इज स्टिल देयर। तो हम इससे अगर कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, तो कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस क्या होता है 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको पूरा का पूरा, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बट जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अर्थ के सरफेस पे आप मोस्टली देखोगे तो यही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको कभी कभार हम कैलकुलेशनल कन्वीनियंस के लिए, कि कैलकुलेशन में आसान हो जाए, हम 9.8 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लेते हैं। ओके, 10 मीटर पर स्क्वायर भी, बट उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करना है, अनलेस वो खुद बोल दे कि 10 यूज कर लो ताकि कन्वीनियंट हो जाए। ऑलराइट, तो ये था हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक समझो। जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे गिर रहा है अर्थ के सरफेस की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, विच इज एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स बढ़ रहा है, ग्रेविटी का पुल बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। जब एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो धीरे गिर रहा होता है, बट जैसे वो पास आता है वो बहुत तेज गिरता है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया है, बिकॉज उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है।
ऑलराइट। फिर हमने पढ़ा कि जो स्मॉल जी की जो फॉर्मूला होता है हमने वो डिराइव करना सीखा कैसे। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था इसके अंदर mg पुट कर दिया विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट इस केस में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मानते हैं। तो हमने जब ये पुट किया तो m1 और m1 दोनों साइड पे था तो वो कट गया और स्मॉल जी की वैल्यू आ गई कैपिटल G m मास ऑफ अर्थ अपॉन में d का स्क्वायर। उसके बाद हमने ये समझा कि भाई ये जो स्मॉल g है अगर ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लोकेटेड है अर्थ के सरफेस के, तो इन दैट केस हम जो d है इसको हम r के बराबर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही मान लेते हैं। क्योंकि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर दूर है और अर्थ का रेडियस 6 × 10⁻⁶ किलोमीटर, तो क्या ही फर्क डाल देगा 1 किलोमीटर उसमें। तो हम इसीलिए बल्कि उसे ऐड करेंगे और बहुत अजीब सी कैलकुलेशन होगी, तो उसके कन्वीनियंस के लिए हम अर्थ का रेडियस ही मान लेते हैं। और ये कब यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है अर्थ के। ऑलराइट, उसके बाद हमने क्या सीखा कि स्मॉल जी की क्या वैल्यू हमने निकाली है। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू हमने निकाली है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड विच दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो हमने क्या पढ़ लिया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी ये, इसीलिए इसका जो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। उसके अलावा इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, बट उसमें एक कैच है। क्या कैच है? हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था, क्या था? Gm/r का स्क्वायर। बट ये जो रेडियस है ना अर्थ का, ये हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? अर्थ का ना शेप इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर, ठीक है। इसका जो अर्थ का शेप होता है ना वो कैसा होता है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ से चपटा है, मतलब ऐसा फ्लैट है, तो उसका ये वाला एरिया फ्लैट है थोड़ा। स्फीयर में क्या होता है, ऐसा कर्व्ड होना चाहिए पूरा, बट अर्थ का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया थोड़ा फ्लैट है। तो ये बड़ा यूनिक सा एक शेप है। इट इज़ नाइदर एन ओवल, ना ये एलिप्सॉइड शेप है, ना ये स्फेरिकल है। तो ये जो अर्थ की शेप होती है ना, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसे शेप अपन मान सकते हैं दैट इज जियोइड शेप। जियोइड, जियोइड शेप। जियोइड शेप मतलब जो पोल से थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो अर्थ का जो रेडियस होता है पोल्स पर ये थोड़ा सा कम होता है, और जो इक्वेटर है इस पे इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। तो रेडियस एट पोल्स कम है एंड रेडियस एट इक्वेटर ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि जो स्मॉल जी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो अगर आप पोल्स की बात करते हो तो रेडियस उधर कम है, और अगर रेडियस कम है तो स्मॉल जी की यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या होती है? कम होगी एज कम्पेयर टू पोल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो अगर कोई ये बोले कि अगर हमें अर्थ सरफेस पे क्या कोई वेरिएशन आता है कि कहीं पे एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा पुल हो रहा है और कहीं पे कम, तो यू कैन से कि क्योंकि हमारी अर्थ का एक यूनिक शेप है, इट इज़ नॉट एन परफेक्ट स्फीयर। इसका जो शेप है उसे हम जियोइड शेप बोलते हैं, मतलब ये पोल्स से चपटा है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट है पोल्स पे। तो पोल्स पे इसका जो रेडियस है इट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर as compared to the radius present at the equator। तो क्योंकि हमारा जो acceleration due to gravity है it is inversely proportional to the radius, therefore जहाँ पे रेडियस ज़्यादा उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कम, और जहाँ पे रेडियस कम है उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से अर्थ की तरफ आएगा या फिर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं इफ़ वी आर लेफ्ट विद एनी क्वेश्चन तो वो कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जो इक्वेटर का जो रेडियस होता है अर्थ का दैट इज 6378, और जो पोल का रेडियस होता है दैट इज 6357। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है। बट अगर ये एक एक्चुअल स्फीयर होता तब तो रेडियस सेम होती, राइट? बट ये स्फीयर नहीं है, जियोइड है।
इसीलिए इसके जो रेडियस हैं वो अलग अलग हैं और 21 किलोमीटर का जो है डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द रेडियस ऑफ द पोल एंड द रेडियस ऑफ इक्वेटर. लेट मी सी इफ वी आर लेफ्ट. नो, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस. इतने ऐसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन थे नहीं. और अब हम बात कर लेते हैं एक बार मास और वेट. नहीं, पहले मेरे को एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या फिर फोर्स की ही बात कर लेते हैं. ये पहले ये बोला जाता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट में लगता है. बट अगर ऐसा है तो फिर तो चाहे एक ऑब्जेक्ट भारी हो या कोई ऑब्जेक्ट हल्का हो, हर ऑब्जेक्ट को ही सेम स्पीड से ज़मीन पे गिरना चाहिए. क्यों? क्योंकि सेम ग्रेविटी लग रही है, सेम तरीके से पुल हो रहे हैं वो. बट क्या असल में ऐसा होता है? नहीं होता. क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है अगर वो ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर भारी ऑब्जेक्ट है तो वो धीरे गिरता है और अगर वो कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो वो तेज़ गिरता है. समझ रहे हो? तो अगर हम देखते हैं रियल लाइफ में तो ये बोला जाता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब पे इक्वली एक्सर्ट होता है. बट हमने क्या देखा है भाई कि जिनका मास ज़्यादा होता है वो धीरे गिरते हैं, स्लोली गिरते हैं, और जो जिनका मास कम होता है वो फास्ट होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहे ग्रेविटी सब पे सेम लगती है बट जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस केस. और इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो मास है, मास तो हमारा कांस्टेंट है, तो और ये जो मास होता है हमारा, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा. ये हम कैसे बता सकते हैं? फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसी वजह से क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है वो धीरे गिरता है क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन कम लगता है, बिकॉज मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इनवर्स रिलेशन है बेस्ड ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बट ऐसे तो यार हमने कई बार कुछ एग्जांपल्स लेते हैं चलो जहाँ पे ये चीज़ ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, पर टेक्निकली कुछ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है. जैसे मान लो आपने एक आयरन का पीस लिया 5 kg का, और मान लो आपने कॉटन ले ली 5 kg. तो अब अगर आप इन दोनों को सेम हाइट से ज़मीन पर फेंकोगे या गिराओगे फॉर दैट मैटर, तो क्या देखोगे कि ये आयरन का पीस जल्दी गिरेगा बट ये लेट गिरेगा. अब इस केस में तो अपन ने दोनों का ही मास सेम रखा, समझ रहे हो? बल्कि आयरन की तो डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो इन दैट केस आयरन जल्दी क्यों गिर रहा है, कॉटन क्यों नहीं जल्दी गिर रहा? क्योंकि ये तो थोड़ा लाइटर होना चाहिए, राइट? तो हमें ये पता लगता है क्या कि भाई ये जो कॉटन है, आप देख रहे हो इसने कितना सारा सरफेस घेर रखा है, बहुत ज़्यादा. अगर 5 kg कॉटन लोगे तो बहुत ज़्यादा एरिया घेरेगी. आयरन का छोटा सा 5 kg का पीस इतने में भी आ जाएगा. तो अब एयर जो होता है ना उसके अंदर होता है फ्रिक्शन, पता है ना? एवरीथिंग इन द नेचर प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट. अब ज़मीन है, ज़मीन हमें रेजिस्टेंस देती है. हवा है, हवा में रहने वाली चीज़ों को, हवा से गिरने वाली चीज़ों को रेजिस्टेंस देती है. तो एयर के अंदर क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस. और एयर रेजिस्टेंस है क्या? एक टाइप की फ्रिक्शन है, राइट? अब हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं? कांटेक्ट फोर्स. तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कांटेक्ट होगा ऑफ द बॉडी विद द एयर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा. आयरन का पीस बहुत छोटा सा है तो द कांटेक्ट विद एयर इज लेसर. अब जिसने उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है उसके साथ उस आयरन का कांटेक्ट ही बहुत कम है तो उसको फ्रिक्शन कम मिलेगा. तो इवन दो उसका मास और डेंसिटी ज़्यादा है बट वो जल्दी गिर जाएगा क्योंकि उसको फ्रिक्शन कम मिल रहा है. हाउएवर अगर यही हम कॉटन की बात करें तो कॉटन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जो वो ज़्यादा कांटेक्ट में एयर के, तो एयर उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट कर पाएगा, और क्योंकि उस पर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसीलिए वो जल्दी नहीं गिर पाएगा. तो हम हर चीज़ को सिर्फ इस लेंस से मत देखो कि अच्छा इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है. अगर दोनों का मास बराबर है तो सेम टाइम पे गिरेंगे. एक का मास ज़्यादा है, एक का कम है, तो दूसरी मतलब जिसका मास ज़्यादा है वो धीरे गिरेगा. और भी फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडरेशन में लेना होगा, वेदर अब वो फ्रिक्शन का है, वेदर अब वो सरफेस एरिया की कितना सरफेस एरिया वो अकोमोडेट कर रहे हैं, एवरीथिंग. समझ के? एक और क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा. मान लो एक पेपर है, हमने एक पेपर लिया, केस नंबर 2 ले रहे हैं हम ये, और यही हमने जो पेपर है वो इसको रोल बना, मतलब यही पेपर को रोल कर दिया.
हम देखेंगे कि अब दोनों पेपर का मास तो सेम ही है, यही फ्लैट एंड पेपर को आपने बस रोल कर दिया तो मास थोड़ी बदल रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो है ना, ये वाला पेपर ये बहुत स्लो गिरता है और ये बहुत जल्दी गिर जाता है, जबकि दोनों का मास सेम है, दोनों ही पेपर है। तो अब क्या दिक्कत आ गई? अगेन सेम रीजन, ये जो है ये खुला हुआ पेपर है, ये एयर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में, विच इज़ वाई एयर इस पे ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा पाएगी, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, बिकॉज एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। समझ रहे हो? यहाँ पे जब आपने इस बॉल को रोल कर दिया, इवन दो इन दोनों का मास सेम है बट इसका एरिया कम हो गया, अब इसका इतना सा एरिया है, तो एयर इसके साथ कांटेक्ट में ही कम है तो फ्रिक्शन कम लगाएगी। हाउएवर इस खुले हुए पेपर के केस में एयर ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी, तो क्योंकि इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है इसीलिए ये धीरे गिरेगा, और क्योंकि इस पे फ्रिक्शन कम लग रहा है तो ये बहुत जल्दी से नीचे गिर जाता है। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑल्दो बुक ये लिखती है, मतलब गलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक बार एक स्टोरी कहती है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ की, उसने एक बार लीनिंग टावर ऑफ पीसा से दो ऑब्जेक्ट्स को फेंका, एक का मास ज़्यादा था एक का कम, बट वो दोनों ही सेम टाइम पे गिर गए। बट अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जनरली, क्योंकि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो भी एक तो एनवायरनमेंट में है, तो वील हैव टू टेक दैट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन। और इवन इफ हम फ्रिक्शन को ना भी देखें फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम, बट स्टिल फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये पता है कि जो मास होता है वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, किसी का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अनलेस अगर और भी कुछ फैक्टर्स आप कंसिडरेशन में ले रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा सरफेस ले रहा है तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है इसीलिए वो धीरे हो गया, इवन दो उसका मास इक्वल था दूसरे वाले ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? ऐसी चीजों को ध्यान रखना है हमें। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ लेते हैं, दैट इज मास और वेट में क्या अंतर है। देखो भाई बहुत ही आसान है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कितना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम उसका मास बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, उसे हम बोले कि अमाउंट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं मास। और यही अगर हम बात कर रहे हैं वेट की, तो वेट होता है अर्थ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रही है, उसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये इस ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है भाई, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on the object is called its weight. अब मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डिफर करता है, इवन अर्थ के सरफेस पे भी, पोल पे जाओगे तो फोर्स ज्यादा लग रही होगी, इक्वेटर पे आओगे तो अर्थ कम लग रही होगी, बट मास अमाउंट ऑफ मैटर तो किसी चीज में सेम ही रहेगा ना, अनलेस तुम उसे तोड़ रहे हो, तुम इसे पार्ट फ्रैगमेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि उसका मास ही तुम चेंज कर रहे हो, तब बदलेगा। बट अगर तुम यू लेट द ऑब्जेक्ट रिमेन एज इज तो उसका मास थोड़ी ना बदल सकता है। तो मास जो है विल रिमेन कांस्टेंट नॉट ओनली ऑन अर्थ, बट कहीं पे भी ले जाओ मास सेम रहेगा, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं और किसी चीज से। बट वेट क्या है? वेट फोर्स है। अब फोर्स तो वही लगाएगा ना जहां पे ग्रेविटी है, अर्थ पे ग्रेविटी है तो वहां पे फोर्स लग रहा है तो वेट अलग होगा। अर्थ के सरफेस पे भी इक्वेटर पे कम फोर्स है, ज्यादा फोर्स है, पोल्स पे कम फोर्स है, या जो भी मतलब अदर वे राउंड है आई गेस, पोल्स पे रेडियस कम होती है, एक्सेलरेशन ज्यादा होती है तो फोर्स ज्यादा होता है। हाँ मैंने उल्टा बोला, तो पोल पे ज्यादा फोर्स लग रही है, इक्वेटर पे कम फोर्स लग रही है, अर्थ के सरफेस पे इतना वेरिएशन है। तो जो वेट होता है ये कहीं भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो इट रिमेन्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, नॉट रिमेन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, it varies लिख देते हैं from place to place depending on the force exerted by the celestial body या कोई भी body on the object। ठीक है भाई। अब ये जो although weight जो है it is directly proportional to mass, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है भाई, क्यों ज्यादा होगा अब ये अच्छे से सुनो। हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो वो अर्थ के सरफेस पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा, राइट? अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, कम मास है तो कम फोर्स लगा रहा होगा। अगर इसका मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, कम मास है तो कम फोर्स लगा रहा होगा। अगर इसका मास कम है तो कम फोर्स लगा रहा होगा। अगर इसका मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, कम मास है तो कम फोर्स लगा रहा होगा। अगर इसका मास
तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और इन रिटर्न अर्थ भी इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो अब ये जो अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है इसे क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ठीक है भाई, और ऐसे नहीं लगेगा, नीचे की तरफ ही लगा रहा है अर्थ, ठीक है ना भाई। और यही अगर हम बात करें कि अगर कोई पतला, मतलब पतला कह रही हूँ, कम मास वाला ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कम फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, तो अर्थ भी ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बात क्लियर है? तो वेट जो होता है हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वेट क्या है? फोर्स है, तो यूनिट भी कैसी होगी? फोर्स वाली, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? वेट क्या होता है? जो भी फोर्स अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसे हम उसका वेट बोलते हैं। तो फोर्स की बात करें, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो वेट की भी न्यूटन जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन होगी। हाउएवर अगर हम मास की बात करें तो मास कोई फोर्स थोड़ी है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी, केजी है मास की। ओके भाई, तो अब ये जो हमें क्या मोटा मोटा ये समझ में आया है कि फोर्स और मास फोर्स के वेट और मास अलग है। मास हर जगह कांस्टेंट, वेट हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वेट जो होता है वो क्या होता है? फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसे हम बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है m इंटू जी। तो अगर हम वेट की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू mg, और अगर हम मास की बात करते हैं तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, तो वो उसका यूनिट होता है kg। मास हमेशा सेम, वेट हमेशा सेम नहीं रहता, डिपेंड कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमने वेट और मास भी कर दिया। बट एक चीज मैंने बताई कि वेट और मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मास ज्यादा है तो वेट भी नेचुरली ज्यादा होगा, और अगर मास कम है तो वेट भी कम होगा। बिकॉज आप देख ही रहे हो ना कि वेट के फॉर्मूला में मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास भी तो आ रहा है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, मास कम होगा तो प्रोडक्ट भी कम आएगा। लास्ट चीज समझ लेते हैं बस ये कि अब ये बहुत जगह पे आपकी बुक में लिखा है कि एप्पल तो अर्थ की तरफ गिरता है, बट फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन अर्थ को भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो फिर सिर्फ एप्पल ही क्यों अर्थ के पास गिर रहा है? अर्थ क्यों नहीं एप्पल से अट्रैक्ट हो रहा? इट इज बिकॉज आई जस्ट मेंशन पहले ही भी कि जो मास होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ का मास एज कंपेयर टू एप्पल इतना ज्यादा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द एप्पल वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इवन क्या पता अर्थ मूव कर रहा है बट इतना धीरे कर रहा है क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा है कि वो हमें दिखता नहीं है। मतलब अर्थ इज ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एप्पल, बट क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है तो इसीलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। इसी वजह से हमें वो जो विजिबल फॉर्म में उनका अट्रैक्शन नहीं दिखता है, क्योंकि एप्पल का मास कम है, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जल्दी से अर्थ से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए हमने इतना ही पढ़ा है कि हम फ्री फॉल क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने थोड़े बहुत केसेस पढ़े कि कैसे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसके मास पे डिपेंडेंट होता है, बट सिर्फ मास पे नहीं होता, कई बार फ्रिक्शन को भी कंसिडरेशन में लेते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट को भी कंसिडरेशन में लेते हैं। उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा मास एंड वेट के बारे में। ऑलराइट, तो ठीक है गाइज, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।